चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझते हैं सलाइवा। सलाइवा में होता क्या क्या है, इसका कंपोजिशन क्या क्या है। तो वाटर, म्यूकस, बाइकार्बोनेट, टाइलिन, इसको पटाइलिन नहीं कहते, इसको टाइलिन कहते, पी साइलेंट होता है। वाटर का काम क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी चीज को अपने मुंह में रखते हैं तो ये वाटर जो है उसको तोड़ता है, घोलने में मदद करता है। म्यूकस उस चीज को चिपचिपा करता है, सॉफ्ट करता है। बाइकार्बोनेट का काम क्या होता है कि कोई भी चीज अगर हम लोग बाहर से खाते हैं उसमें बहुत सारा जर्म्स होता है, बैक्टीरिया हो सकता है, तो ये बाइकार्बोनेट जो है वो काम क्या है, किल पैथोजन। पैथोजन का मतलब जो बीमारी फैलाता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाता है उसको पैथोजन बोलते हैं। तो इसका काम क्या हो जाएगा, टू किल पैथोजन। अब टैलिन क्या है, ये इंटरेस्टिंग चीज है। टैलिन क्या है, तो ये एक एंजाइम है। सुना वर्ड जरूर है एंजाइम, लेकिन पूछा जाए कि एंजाइम होता क्या है तो इसमें फंसते हैं। एंजाइम क्या है, तो उसके लिए एक वर्ड आता है। एंजाइम क्या है, तो यह एक नेचुरल कैटलिस्ट है, और इसीलिए इसका जिक्र हम कर रहे हैं ज्यादा, क्योंकि डाइजेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एंजाइम ही, हर जगह ये मिलेगा एंजाइम। तो कैटलिस्ट क्या होता है, पहले कैटलिस्ट का मतलब होता है, कैटलिस्ट क्या है, तो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन, जो किसी भी रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करता है। जैसे सपोज करो कि कोई ऐसा रिएक्शन है A प्लस बी, ए और बी को मिला दिए और तुमको देखना है कि ये रिएक्शन में क्या बनता है। अब ऐसा बात हो सकता है कि वो रिएक्शन इतना स्लो हो जाए जिसमें बहुत लंबा समय लग जाए। अब उतना लंबा समय बैठ के हम लोग जो है वो उसको देख नहीं सकते, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें कैटलिस्ट डाल देते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है, जैसे वो आता है रिएक्शन को, स्पीड को बढ़ा देता है। इसका मतलब ये नहीं कि कैटलिस्ट का काम है रिएक्शन को बढ़ाते ही रहना। कुछ ऐसा रिएक्शन है जिसको ए में जैसे तुम बी डाले और तुम कुछ नोट कर पाते, उससे पहले रिएक्शन हो गया, तो उस केस में कैटलिस्ट रिएक्शन को स्लो करता है। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को, रिएक्शन के स्पीड को, दर को, है ना, उसको कंट्रोल करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि वह उसमें हिस्सा नहीं लेता है। अगर A प्लस बी में जब तुम कोई कैटलिस्ट डालते हो तो जो चीज बनेगा वो A B के ही अनुसार बनेगा, कैटलिस्ट का इसमें कोई भी रोल नहीं होगा। बस कैटलिस्ट का काम है कि जाके रिएक्शन को कंट्रोल कर देना, उसमें हिस्सा नहीं लेना। तो कैटलिस्ट हम अपने आर्टिफिशियली बनाते हैं, जो केमिस्ट्री में बहुत सारा यूज करते हैं, और यह कैटलिस्ट हमारे बॉडी में अपने आप बन रहा है, इसीलिए हम कहेंगे नेचुरल कैटलिस्ट। कुदरती तौर पे ये बना है। एंजाइम क्या है, एंजाइम इज अ नेचुरल कैटलिस्ट। तो हमारे सलाइवा में, हमारे मुंह में जो सलाइवा निकल रहा है उसमें बेसिकली 3-4 चीज होता है। एक पानी, जिसका काम होता है जो भी खाना खा रहा है उसको तोड़ना। म्यूकस, उसको चिपचिपा करके उसको सॉफ्ट करना। बाइकार्बोनेट, कोई पैथोजन है उसको मारना। और टैलिन जो है, इसका काम क्या है समझते हैं। तो टैलिन एंजाइम है, और जब कभी भी हम लोग खाना खाते हैं तो खाना टूटता है एनर्जी के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। तो न्यूट्रिशन भी है, 5-7 न्यूट्रिशन है, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है न्यूट्रिएंट्स, वो बेसिकली 3 होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन। तो यहाँ भी हम लोग जो पढ़ेंगे हम सही पढ़ेंगे कि कौन सा खाना किसमें क्या टूट रहा है। तो जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं तो खाना में आप जो भी खाते हो, चावल दाल जो भी खा रहे हो, उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, फैट्स भी है, प्रोटीन भी है। अब जैसे ही तुम इसको खाते हो तो ऐसा नहीं क्या कि हर चीज तुरंत कहीं भी टूट सकता है। वो बना हुआ हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, कहीं उसको कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, कहीं फैट टूटेगा, कहीं प्रोटीन टूटेगा। तो जब हम लोग खाना खाते हैं, जब हमारा खाना हमारे मुंह में आता है, तो डाइजेशन जो कि आपका सेकेंड स्टेप, इंजेक्शन तो हो गया। अब जैसे ही खाना सलाइवा में मिलेगा तब वहां पर स्टार्ट होगा हमारा डाइजेशन। तो याद रखेंगे, खाना का डाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल के कौन से हिस्से में, तो हमारे माउथ में। तो खाना का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट होता है। और कौन सा चीज डाइजेस्ट होता है, तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट। मींस आपके खाना में प्रोटीन हो, फैट्स हो, वो कभी भी आपके मुंह में नहीं पचेगा। आगे पचेगा, आगे बढ़ेगा तो आगे पचेगा, वो आगे देखेंगे। तो हमारे मुंह में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज डाइजेस्ट होता है, वो कार्बोहाइड्रेट। और कौन डाइजेस्ट करता है, यही टैलिन, जो कि एक एंजाइम है। तो यह टैलिन जो है वो हमारे खाने में जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसको तोड़ेगा।
एक कभी कभी गौर करते होंगे, क्वेश्चन आता है कि जब कभी भी किसी भी रोटी को हम लोग लंबा समय तक च्यू करते हैं, लंबा समय तक जब उसको चबाते हैं तो उसका जो स्वाद है वो अपने आप स्वीट यानी कि मीठा होने लगता है। आखिर क्यों होता है? तो इसी के कारण जब हम लोग ये जो रोटी है इसको लंबा समय तक च्यू करते हैं, तो लंबा समय च्यू करने का मतलब क्या हुआ? अच्छा, वही रोटी है जिसको तुम अगर तुरंत खा के तुरंत चबा के निकल जाते हो उसमें वो स्वाद नहीं आएगा, मीठापन। लेकिन अगर लंबा चबाते हैं तो मीठा होता है। क्यों? क्योंकि जब हम लंबा चबाते हैं तो वो रोटी बहुत अच्छा तरीका से सलाइवा से मिलता है। मीन्स उस रोटी के अंदर अच्छे तरीका से टैलिन एंजाइम काम करना शुरू करता है और उस रोटी के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट है टैलिन उसको तोड़ देता है। किस चीज में? माल्टोज में। और माल्टोज का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। तो ये आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड च्यूइंग ऑफ ब्रेड, है ना, जब ब्रेड को हम लोग लंबा समय तक च्यू करते हैं तो वो मीठा क्यों लगने लगता है? कहेंगे क्योंकि जो सलाइवा है उसके अंदर जो टैलिन है, जो एंजाइम होता है, वो कार्बोहाइड्रेट जो है रोटी के अंदर उसको तोड़ के माल्टोज में चेंज कर देता है और माल्टोज का स्वाद मीठा होता है। इसी कारण से आपका रोटी भी मीठा लगने लगता है। तो खाना का फिर से बात रिपीट कर दे रहे हैं। खाना जो हम लोग मुंह में रखते हैं वो हुआ इंजेक्शन करना, फिर उसको हम लोग अच्छा से चबाते हैं। चबाने का इसीलिए कहा जाता है खाना को अच्छा से चबाना चाहिए ताकि ये जो सलाइवा उसमें अच्छा से लिपट सके। और इसमें फिर आपको वाटर होगा जो कि खाना को तोड़ेगा, म्यूकस उसको सॉफ्ट करेगा, बाइकार्बोनेट जो भी उसमें पैथोजन अगर आ गया उसको मारेगा, और टैलिन एक एंजाइम है जो कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। तो सबसे पहला डाइजेशन जो है हमारे माउथ में स्टार्ट होता है। और कौन करता है? तो वो करता है आपको टैलिन एंजाइम। ठीक है, अब याद रखिए डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन माउथ। स्टार्ट्स ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड मतलब खाने का पचना स्टार्ट होना हमारे माउथ से। अब जैसे ही माउथ के बाद हम लोग क्या करते हैं? खाना को निगल देते हैं। जैसे निगलते हैं तो वो हमारे आ जाता है किसमें? फूड पाइप में। फूड पाइप जिसका कि दूसरा नाम होता है ओसोफेगस। अब ये ओसोफेगस में जैसे ही निकलते हो, ये आपका ओसोफेगस है। जैसे ही तुम ओसोफेगस में यानी कि फूड पाइप में खाना तुम्हारा जाता है, ये खाना। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात कि जो खाना को आप अच्छा से चबाते हो और जब तुम्हारे मुंह में जब बहुत अच्छा से चिपने लगता है तो भी वो चिपचिपा पदार्थ बन जाता है। इस चीज को हम बोलस बोलते हैं। तो जिसको हम लोग पूरा चबा के सॉफ्ट कर देते हैं उस चीज को बोलस कहा जाता है। तो फिर लोग बोलस को क्या करते हैं? निगल देते हैं। ये बोलस जो है ये आगे हमारे बोलस, ये आगे हमारे किसमें? फूड पाइप। अब जैसे ही खाना को फूड पाइप में आता है, हमारा फूड पाइप जो है वो अपने आप सिकुड़ना शुरू करता है। अब सिकुड़ता भी कैसे है? तो यूनि डायरेक्शन से, एक दिशा में। ये ऊपर से सिकुड़ा, जैसे ये ऊपर से सिकुड़ेगा तो खाना सरक के नीचे आएगा, वो बोलस। फिर नीचे सिकुड़ेगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर नीचे आएगा। तो ये सिकुड़ता है, ऐसे से सिकुड़ रहा है, खाना नीचे आ रहा है, फिर सिकुड़ा, फिर खाना नीचे आया, फिर सिकुड़ा, फिर खाना नीचे आया। और ये एक ही दिशा में सिकुड़ रहा है, मींस खाना को वो एक ही तरफ यानी कि नीचे की ओर धक्का मारता है। तो इसको कहते हैं, ये अपने आप हो रहा है, इसको कहते हैं सेल्फ मूवमेंट ऑफ ओसोफेगस या सेल्फ कंस्ट्रिक्शन ऑफ ओसोफेगस। कंस्ट्रिक्शन में सिकुड़ना। तो सेल्फ कंस्ट्रिक्शन ऑफ ओसोफेगस को हम लोग कहते हैं, इसके लिए जो वर्ड है वो है, यहां लिख देते हैं, पेरिस्टाल्सिस। मीन्स ओसोफेगस का खुद पे खुद कंस्ट्रिक्ट होना ताकि बोलस जो वो नीचे आए और आगे बढ़ते जाए। कहां? किसकी ओर जाए? स्टमक की ओर जाए। ये नीचे की ओर आ रहा है, ये नीचे की ओर आ रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, मूवमेंट होना ना। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और समझना होगा कि अब खाना माउथ में था तो माउथ में एक चीज डाइजेस्ट हुआ, कार्बोहाइड्रेट। अब खाना ओसोफेगस में आया है तो याद रखेंगे नो डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन ओसोफेगस। ओसोफेगस में खाना किसी भी तरह का कोई भी पाचन नहीं होता है। अब एक चीज और हम बताए थे कि खाना को क्यों जो है अच्छा से चबाना चाहिए। खाना को इसलिए अच्छा से चबाना चाहिए ताकि उसके अंदर जो म्यूकस है वो उसको अच्छा सॉफ्ट कर सके। अब देखिए क्यों सॉफ्ट करना चाहिए। अब ये क्या है, जैसे खाना ओसोफेगस में आएगा तो वो क्या होगा, बोलस, वो ओसोफेगस दाबेगा, बोलस नीचे आ रहा है। नीचे कैसे आ रहा है? तो रगड़ाते हुए आ रहा है दीवार से। अगर खाना हमारा सही से सलाइवा से मिलेगा नहीं, सही से सॉफ्ट होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं वो सूखा हिस्सा रहेगा और जब वो ओसोफेगस से रगड़ाते हुए नीचे आएगा तो ओसोफेगस की दीवार को कट कर देगा, उसको स्क्रैच मार देगा। इसी कारण से कहते हैं गला छिल गया।
तो एक्चुअली ये होता है कि हम जल्दी जल्दी खाने के क्रम में एक दो बार च्यू करके उसको निकल जाते हैं, तो वो ओसोफेगस से रगड़ाते हुए जब आता है उसको काट देता है। इसी कारण से हम लोग को खाना को पूरा च्यू करना चाहिए ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, और जब वो नीचे की ओर रगड़ाते हुए तो हमारे ओसोफेगस को डैमेज ना करे। तो ओसोफेगस के बारे में दो तीन बात मालूम पड़ा। क्या मालूम पड़ा कि ओसोफेगस को फूड पाइप का दूसरा नाम ओसोफेगस है। खाना को जैसे निगलते हैं इसमें च्यूइंग, ये जैसे निगलते हैं इसमें मूवमेंट शुरू हो जाता है। मूवमेंट कैसा होता है? तो यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा में होता है। इस सेल्फ मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहा जाता है। और खाना का एक और कहा गया कि खाना को सॉफ्ट होना चाहिए, नहीं तो ओसोफेगस पे वो स्क्रैच कर देगा। अब ये खाना कहां पहुंच गया? अब ये खाना स्टमक में गिरा। अब एक चीज देखना है, ये ओसोफेगस और ये स्टमक, जहां पे ओसोफेगस खत्म होके और जहां पे स्टमक शुरू होता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं कार्डियक ओरिफाइस। कार्डियक का मतलब क्या हुआ? ये कहां हिस्सा है? ये ओसोफेगस है और यहां से स्टमक, ये हिस्सा, और यहां पे क्या हमारा हार्ट है। तो यहां पे हमारा हार्ट होता है जहां पे दोनों का ओपनिंग हो रहा है, इसीलिए हार्ट के लिए शब्द आया कार्डियक। कार्डियक जहां भी आ जाए कार्डियक मतलब हार्ट, कार्डियोलॉजिस्ट मींस हार्ट के डॉक्टर। तो ओरिफिस का मतलब क्या होता है? स्पेस, छेद। तो इसीलिए जहां भी ओपनिंग, तो हार्ट के ही पास ये ओपनिंग है, इसीलिए इस पॉइंट को हम कहते हैं कार्डिक ओरिफाइस। और यहां से खाना जो है हमारा कहां जाएगा? स्टमक के अंदर। ठीक है, चलिए अब आते हैं तीसरा जगह पे, क्या? स्टमक। स्टमक का तीन हिस्सा पहले बता दिए थे, फंडस, बॉडी और पाइलोरी। अब स्टमक में क्या क्या मिलता है? तो स्टमक में क्या क्या मिलेगा देखते हैं। स्टमक में क्या क्या मिलता है देखते हैं। पहला HCl, ये क्या है? एसिड है, और हाई पावर का एसिड होता है। इसका पीएच करीब 2 के करीब होता है, जो कि हाईली एसिडिक होता है। अब यहां पे भी एंजाइम है। कौन कौन सा एंजाइम है? प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन, लाइपेस। कुल मिलाकर ये पाया जाता है। सभी का काम देख लेते हैं क्या क्या काम है। जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं, जो खाना बन गया उसको बोलस कहते हैं, और वो बोलस ओसोफेगस होते हैं हमारे स्टमक में गिरता है। अब स्टमक में इसमें दो तीन चीज इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा चीज मालूम पड़ेगा। तो जैसे ही खाना स्टमक में गिरता है, तो स्टमक में ये सब चीज बनने रहता है, HCl, प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन और लाइपेस। वो जो स्टमक का जो दीवार होता है उसमें से निकलते रहता है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हाईली ये स्ट्रेंथ का होता है, उसका 2 pH होता है, मालूम होना चाहिए। 1-2 pH का होता है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब एक सवाल आता है कि अगर स्टमक में एसिड है, और वो भी आप कह रहे हैं कि भाई 2 pH का, बहुत हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो फिर वो स्टमक को खराब क्यों नहीं करता? स्टमक के दीवार को खराब क्यों नहीं करता? स्टमक इसलिए समझना होगा कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज मालूम पड़ेगा, जो कि हमारे डेली और रेगुलर लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो इसको खराब क्यों नहीं करता? इसका मेन कारण क्या होता है कि स्टमक का जो दीवार है ना, जैसे कि एक रूम है, इसका ये जो दीवार है, इस दीवार पे क्या होता है कि जो एक म्यूकस, सर चिपचिपा परत, तो पूरा दीवार जो है मोटा म्यूकस के परत से घिरा हुआ रहता है। तो पूरे दीवार पे एक म्यूकस का लेयर लगा हुआ है, ताकि ये जो एसिड है वो उस लेयर को टच ना कर सके, वो स्टमक को। और क्योंकि बीच में ये लेयर बन गया है, तो यह जो म्यूकस का लेयर है इस एसिड को बचाता है उसके दीवार से, स्टमक के दीवार से टच होने से, और उसको प्रोटेक्ट करते रहता है। अच्छा, फिर अभी एसिड का काम क्या है? तो एसिड का 2-3 काम है। सबसे पहला काम एसिड का होता है कि अगर कोई भी पैथोजन आपके खाने के द्वारा जो है वो नीचे आ गया है, तो ये एसिड जो है उस पैथोजन को, यानी पैथोजन का मतलब बैक्टीरिया, सबको मार देता है। दूसरा काम क्या है कि ये पेट के अंदर एसिडिक माहौल बनाता है ना। क्यों एसिडिक माहौल बनाता है? क्योंकि यह जो 2 एंजाइम है, प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन, ये एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। इसी कारण से HCl का काम क्या हो जाता है कि एक एसिडिक माहौल बना दीजिए ताकि ये काम कर सके। अब एंजाइम यहाँ पे कौन कौन है? प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन। जहां कहीं भी प्रो लग जाए साइंस में, समझिए वो इनएक्टिव है, अभी वो है लेकिन काम नहीं करेगा। तो ये HCl का काम क्या होता है? प्रोपेप्सिन को ये HCl क्या कर देता है? चेंज कर देता है पेप्सिन में। मींस ये इनएक्टिव था, इसको ये क्या बना दिया? एक्टिव। उसी तरह से प्रोरेनिन को ये चेंज कर देता है किसमें? रेनिन में।
जो प्रोरेनिन इनएक्टिव था उसको चेंज कर दिया रेनिन में, जो कैसा होता है, एक्टिव होता है। तो प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन का काम ये क्या है वो भी समझेंगे। पहले एचसीएल का काम समझेंगे। तो एचसीएल का 3 काम होता है। पहला, पैथोजन को मारना। दूसरा, स्टमक के अंदर एसिडिक सराउंडिंग बनाना ताकि ये एंजाइम काम कर सके, एंजाइम एसिडिक में ही काम करता है। और तीसरा, ये प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन को जो है वो इनएक्टिव से एक्टिव में चेंज कर सके ताकि ये दोनों अपना काम कर सके। तो ये बहुत हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एचसीएल इन स्टमक। ठीक है, अब प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन और लैक्टेज का काम क्या है। तो ये प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन को जो है एचसीएल पेप्सिन और रेनिन में चेंज कर चुका है। तो पेप्सिन और रेनिन का काम क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग फिर एक चीज मालूम पड़ेगा कि पेप्सिन और रेनिन जो है वो क्या करता है। तो पेप्सिन और रेनिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। फिर से कहेंगे, माउथ के अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ था, वो भी हल्का मात्रा में। स्टमक में जब हम आते हैं तो स्टमक में क्या डाइजेस्ट हो रहा है, प्रोटीन। कौन कर रहा है, पेप्सिन और रेनिन। अब पेप्सिन भी प्रोटीन डाइजेस्ट, रेनिन भी प्रोटीन डाइजेस्ट। फिर ये क्या चीज है, तो पेप्सिन और रेनिन में डिफरेंस क्या है कि पेप्सिन जो है आपके खाने में किसी भी प्रकार का, जो तुम चिकन खाते हो, दाल खाते हो या कोई भी चीज खाते हो, किसी भी चीज में प्रोटीन है तो ये पेप्सिन उसको डाइजेस्ट करता है। लेकिन यह जो रेनिन है, ये रेनिन सिर्फ मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। मींस वैसा प्रोटीन जो कि दूध में मौजूद हो, और दूध में मौजूद जो प्रोटीन है उसको कैसीन कहा जाता है। तो रेनिन का काम होता है सिर्फ मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और एक समय के बाद फिर ये हमारे बॉडी में काम करना कम कर देता है, क्योंकि इसका मेन काम होता है दूध को में मौजूद प्रोटीन को पचाना। तो ये ज्यादा एक्टिव कब होता है, बच्चे में। अभी क्या होता है, अगर अभी हम लोग 5-6 गिलास दूध पी ले तो फिर हमारा पेट खराब हो जाता है। लेकिन बच्चा जो है सुबह से शाम दूध ही पीता है, फिर भी कुछ नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसके अंदर यह रेनिन एंजाइम अच्छा काम कर रहा है। तो एज जैसे एज होता है तो ये रेनिन एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, तो ये काम करना कम कर देता है। इसी कारण से हम लोग अगर ज्यादा दूध पीते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है। तो रेनिन का काम है टू डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन, और मिल्क के प्रोटीन को केसिन कहा जाता है। तो पेप्सिन और रेनिन का काम क्या हो गया, उसको डाइजेस्ट करना, किसको, प्रोटीन को। तीसरा आपका है एंजाइम लाइपेज। लाइपेज नाम से मालूम पड़ रहा है, लाइपेज यानी कि लिपिड, लिपिड मींस फैट। तो खाना के अंदर कोई फैट होता है तो उस फैट को डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है, लाइपेज का। तो आपसे कोई पूछा, अच्छा एचसीएल एंजाइम नहीं है तो कोई पूछे कि स्टमक में कौन सा एंजाइम है, कहोगे प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन और लाइपेज। ठीक है, ये 3 चीज का। प्रोपेप्सिन का काम क्या हो जाएगा, तो पेप्सिन का काम हो गया क्या करना, तो डाइजेस्ट प्रोटीन। रेनिन का काम क्या हो गया, डाइजेस्ट प्रोटीन। और लाइपेज का काम क्या हो गया, डाइजेस्ट फैट्स। ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत तो पूछिए। ठीक है, तो स्टमक में यही जानना है कि स्टमक में एचसीएल होता है, प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन और लैक्टेज। प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन और लैक्टेज ये एंजाइम है। इस दोनों का, पेप्सिन और रेनिन का काम हो गया प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, लैक्टेज का काम हो गया फैट को डाइजेस्ट करना। ठीक है, तो स्टमक में प्रोटीन और फैट डाइजेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं होता है। अब इंटरेस्टिंग बात समझिए क्या होता है। एक समय के बाद क्या होने लगता है कि एसिडिटी, है ना, एक होता है एक एज के बाद कि भाई एसिडिटी हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है। आखिर एसिडिटी है क्या, है ना। होता क्या है कि जब एक एज होने लगता है तो आदमी बहुत लंबे समय तक गैप करने लगता है खाना में, है ना। अब क्या हो रहा है कि आदमी सुबह जाएगा एक कप चाय के लिए और फिर सीधे 3 बजे 4 बजे खाना खा रहे हैं। उस केस में क्या होता है कि आपके स्टमक में तो एसिड निकल रहा है, अभी एसिड निकल रहा है और उसको खाना मिल नहीं रहा है डाइजेस्ट करने के लिए। तो फिर एक ही रूम में तुम एसिड को अगर भर देते हो तो और वो काम नहीं कर रहा है तो क्या करने लगता है, वो स्टमक के म्यूकस को खत्म करने लगता है। और जब स्टमक का म्यूकस खत्म होने लगता है तो यह जो एसिड है वो क्या होता है, स्टमक के दीवार से वॉल से डायरेक्ट कांटेक्ट में आने लगता है और वह स्टमक के वॉल को खराब कर देता है, घाव कर देता है। और इसी बीमारी को हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर हो जाना। इसीलिए कहा जाता है कि लंबे समय तक भूखे नहीं रहना चाहिए। अगर लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो हमारे स्टमक में एसिड का मात्रा बढ़ने लगता है जो कि हमारे पेट में घाव करने लगता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि अल्सर हो गया है। ठीक है, अब होता क्या है कि आखिर कैसे पता चलता है हम लोग की भूख लगा हुआ है, तो उसका एक चीज क्या होता है कि जब हम लोग को भूख लगने लगता है, मतलब हमारे स्टमक में कुछ नहीं रहता है, तो स्टमक क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है। जैसे ही स्टमक सिकुड़ता है तो स्टमक का जो अंदर का वाल होता है वो सभी सिकुड़ जाता है।
जैसे ही सिकुड़ता है ये खाबर हमारे ब्रेन तक जाता है और फिर ब्रेन में जो हंगर का जगह है, भूख का जो जगह है, वो एक्टिवेट होता है और हम लोग को एहसास करवाता है कि भूख लगा हुआ है। फिर हम लोग खाना को खाना शुरू करते हैं, इनटेक करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे हमारा खाना स्टमक में भरता है, स्टमक फूलने लगता है और जो अंदर का जो दीवार जो सिकुड़ा हुआ था वो सभी टाइट होने लगता है। और जैसे ही वो दीवार पूरा टाइट हो जाता है फिर ये खबर जाता है ब्रेन के पास कि अब ये पूरा भर चुका है और फिर हम लोग खाना लगता है कि चलो पेट भर चुका है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज कि च्युइंगम क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम लोग अपने मुंह में कुछ रख कर च्यू करते हैं, चबाते हैं, उसी समय से हमारे स्टमक में ये HCl, पेप्सिन, रेनिन सब निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जैसे ये निकलना शुरू हो जाता है, और क्यों, ताकि पहले से तैयार होता है कि कोई चीज आने वाला है, इसको हमको पचाना है, लेकिन हम क्या करते हैं, च्युइंगम को च्यू करने के बाद फेंक देते हैं। अब हमारे पेट में HCl निकल के तैयार है, कुछ आया नहीं है, फिर वही केस होगा कि आपको एसिडिटी करवाएगा और हमारे जो स्टमक के जो लेयर है उसको खराब करेगा। तो बेसिकली अभी तक इतना ही है, स्टमक तक इसको पढ़ना होगा। एक बार जो भी कुछ लिखा हुआ है इसको एक कॉपी में अच्छा से नोट्स बनाइए, और फिर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करके फिर डायरेक्ट पूछ सकते हैं या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो बस यही समझना है कि हमारे माउथ में एक एंजाइम टैलिन, माउथ में सिर्फ एक ही चीज डाइजेस्ट होगा, वो है आपको कार्बोहाइड्रेट्स। ओसोफेगस में कोई एंजाइम नहीं, कोई डाइजेशन नहीं। स्टमक में 3 एंजाइम, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। HCl एंजाइम नहीं होता है, लेकिन बहुत इसका इंपॉर्टेंट काम है। अच्छा, चीज और हो गया कि जो खाना आप खाते हो, 2 चीज और बता देते हैं कि जो खाना बोलस को तुम जो निगलते हो वह स्टमक में जब गिरता है, स्टमक में क्या एसिड है, वो खाना सीट से पूरी तरह से मिल जाता है और वो खाना कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। और एसिडिक खाना को क्या बोलते हैं, काइम, CHYME, काइम। तो काइम क्या है, काइम एसिडिक फूड हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि वोमिटिंग हो जाता है। वोमिटिंग होने से क्या होता है, जब वोमिट होता है तो इस छाती के पास जलन महसूस होता है। क्यों होता है जलन महसूस, क्योंकि जब हम लोग वोमिट करते हैं तो वो क्या हुआ, खाना स्टमक से होते हुए कहां पहुंच जाता है, ओसोफेगस में। और ओसोफेगस, अभी तो स्टमक में तो दीवार है म्यूकस का, तो एसिड का पता चलता नहीं है, लेकिन जैसे ही वो खाना ओसोफेगस जाता है, ओसोफेगस की दीवार को टच करता है, जलन महसूस होता है। और हम क्या बताए थे कि स्टमक और ओसोफेगस जहां पे मिलता है, इस पॉइंट पे ही पे हमारा हार्ट है, जब खाना वहां जाता है और ओसोफेगस को जलाता है तो हमको लगता है सीने के पास जलन महसूस होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने काफी। जिसको पूरा रिवाइज कर लेना है, जो क्वेश्चन होगा वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, ओके, बाय, टेक केयर।